नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक शुरू होने में बहुत ही कुछ समय अब बाकी है। 26 जुलाई से गेम्स स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त को समाप्त होंगे। भारतीय दल की एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 117 की, जिसमें 25 प्लेयर हरियाणा के होंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि सबसे बड़ा जो दल है वो हरियाणा का है। हमारे साथ खेल विशेषज्ञ और खेल प्रेरक जो खेल प्रवक्ता भी हैं, राजनैन एडवोकेट राजनैन जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनैन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि वो जो खिलाड़ियों का जो दल गठित हुआ है, उसमें मैं अभी लिस्ट देख रहा था, उसमें 117 तो पूरे भारत के खिलाड़ी हैं, जबकि 140 का ऑफिशियल स्टाफ है। तो जो हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि इतना भारी भरकम स्टाफ साथ जाता है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या जिम्मेवारियां होती हैं, वो ठीक है या गलत है। दूसरा, हम जो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये भी है कि हरियाणा के प्लेयर मोस्टली जो कुश्ती में, बॉक्सिंग में ही ज्यादा भागीदारी है। जो दूसरे नॉन ओलंपिक गेम है उन पे हरियाणा भारी भरकम राशि खर्च करता है। तो क्यों नहीं सरकार इस बात की ओर ध्यान देती कि जो ओलंपिक के गेम है केवल उन्हीं पे फोकस रखना चाहिए। जी राजनैन जी। नमस्कार पवन जी, और आज समाज के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आपने भूमिका में बता ही दिया है, और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों जी का भी और हरियाणा सरकार का भी। जो हमारे 16 इवेंट में 117 टोटल पूरे भारत से जा रहे हैं, और 16 इवेंट में 25 हरियाणवी प्लेयर होंगे। तो जी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि सभी अच्छा परफॉर्म करें और भारत के लिए पदक लाने की निश्चित तौर कोशिश पे। करें। और लेकिन मैं ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा, जिस इवेंट में 0 खिलाड़ी हरियाणा के जा रहे हैं, जी क्योंकि जी, वो बताइए। हाँ हाँ, पूरी वो धरती उन पे सबसे ज्यादा कैश अवार्ड देने वाला हरियाणा प्रदेश है। इस पूरी धरती की बात करूं मैं, और इतना जी जी कैश जी अवार्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगाने वाला जो प्रदेश है, वो जी उनका पैसा जाता कहाँ है। तो जी मेरी जो छोटी मोटी पिछले सालों की जो रिसर्च है, एक तो कारण ये है कि नॉन ओलंपिक इवेंट पे वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। उनके अधिकारी, सरकार अधिकारियों पे ध्यान नहीं देती कि वो इस पैसे का केवल ओलंपिक इवेंट पे ही खर्च करे, क्योंकि आपको प्रदेश का नाम अगर विश्व पटल पर लेके जाना है, तो आपको पदक तालिका जो ओलंपिक की है उसमें आपका देश ऊपर होना चाहिए। जी तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, बैडमिंटन में हरियाणा से बिल्कुल 0 कोई प्लेयर नहीं जाने लग रहा है। जी और हम बहुत सारे सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारे इंडोर स्टेडियम है, वुडन कोर्ट भी हैं, लेकिन उसका सिफर उसका रिजल्ट है। जी दूसरा, घुड़सवारी है, उसमें भी हमारा हरियाणा की तरफ से कोई प्लेयर नहीं जाने लग रहा है। जी और तीसरा शून्य है स्विमिंग का। स्विमिंग भी बहुत सालों से प्रदेश में स्विमिंग रही है, सरकारी पूल भी रहे हैं, लेकिन वो गर्मियों में प्राइवेट लोगों को ठेका देना और अफसरों को मोबिलाइज करने तक ही सीमित रह जाते हैं हरियाणा के स्विमिंग पूल। जी और दूसरा, सेलिंग में 0 है। ये तो चलो खेल ऐसा जो समुद्र के किनारे ही खेला जाता है, तो हरियाणा तो समुद्र के किनारे नहीं लगता, चलो इसको तो छोड़ देते हैं। तीसरा, हम्म, चौथा टेबल टेनिस सर। टेबल जी टेनिस भी छोटी क्लास स्कूलों में टेबल तो धरते हैं, स्टेडियम में भी हम्म टेबल धरते हैं, पर टेबल टेनिस में कोई खिलाड़ी हरियाणा से नहीं जाने लग रहा है। हम्म, फिर वेट लिफ्टिंग हूँ तो जी ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हैं। इवेंट भी मुच्छा बहुत होते हैं। मैंने जी जी मुच्छा जी, ट्रैक्टर खींच दिया, दांता लोहा उठा दिया है। ठीक बात और है। जो जी जी मतलब ओलंपिक इवेंट है, इसमें 0 है जी, ठीक मतलब बात उसने है। राइट, बोरी बोरी उठा दी, इतना किलो बोझ उठा दिया। तो सही बात है आपकी। ये जो संख्या है, ये 0 0 0, एक तो 117 के 17 बालक हरियाणा के जास के हैं। दूसरा, जो चीन है, यूएस से, उनके 600 बालक जावा हैं। तो हरियाणा के लिए हम्म, बहुत स्कोप है, हरियाणवी प्लेयर के लिए बहुत स्कोप है। जो आज 10 साल का बच्चा है, वो खेलना चाहता है कोई भी, उसके लिए बहुत स्कोप है। लेकिन जी सभी को मिलकर इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा कहीं नॉन ओलंपिक इवेंट की तरफ तो नहीं जाने लग रहा है। उसको जी रोकना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा, उसको प्रेरित करना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर हम प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये 25 बालक
मोस्टली बालक हमारे 25 मेडल के नजदीक है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। राजनारायण जी, जो हमारे पास लिस्ट है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, इस लिस्ट में ऐसे हरियाणा के कितने प्लेयर हैं जो हरियाणा स्टेट से तो नहीं, लेकिन बाहर कोई सेना से खेल रहा है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कहें हम या एजेंसी जो भी हैं उनसे वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बेसिकली वो हरियाणा से हैं। देखिए, वो किसी ने 10 दिन हुए हैं नौकरी लगी, जी। किसी ने 2 साल हुए हैं। वो सब हरियाणा से ही खेल सीख कर हरियाणा से नेशनल खेल गए। जी। तब उन्होंने मजबूरीवश या शौकवश या कोई और कारण हो सकता है नौकरी ज्वाइन करी है। नौकरी लग के कोई नहीं खेलना, कोई अच्छा, खेल बन गया है। नौकरी से पहले ही हुआ है सब कुछ जो भी है। मतलब खेल के दम मैं पे लिस्ट देख, उनको जैसे मैंने नौकरी दी राजनारायण जी थी। अभी मैं लिस्ट देख रहा था, हमारा एक प्लेयर सेना में है रोइंग के, बलराज जी, वो हुँ। बेसिकली करनाल से हैं। तो क्या जैसे हरियाणा में हम मानते हैं जैसे रोइंग का गेम है, क्या उसका है इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में स्ट्रक्चर? नहीं, हरियाणा में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उसका भारतीय सेना के सहयोग से ही आप रोइंग जैसे खेल को खेल सकते हैं। बाकी किसी प्रदेश के बस की बात नहीं है। कोई दिखावटी तौर पे डल लेक में लगा दिया, भोपाल लेक में लगा दिया, तो प्रदर्शनी के तौर पे आप ये खेल थोड़ा लोगों को दिखा सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल लेवल का कोई जी। क्लब नहीं है जो कि बाहर का आकर कोई इंडिया में ट्रेनिंग कर सके। हालाँकि ऐसा ओके। नहीं कि इंडिया में हर तरह का मौसम है, मतलब पहाड़ भी हैं, बर्फ भी है और समुद्र भी है, सारे मौसम हैं। लेकिन बाहर से आके कोई इंडिया में ट्रेनिंग तब करेगा जब अच्छे क्लब होंगे। वो उस ओके। तरह का क्लब अभी कोई नहीं है इंडिया में। अच्छा, पंगाल साहब, जो अभी हम बात चर्चा कर रहे थे लिस्ट की, 117 प्लेयर हैं, 140 ऑफिशियल हैं। दूसरा फिर जो प्लेयर्स के कोचेस होते हैं, उनके मसाजर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब होता है। तो जैसा अभी मैंने आज एक पेपर में पढ़ा कि हरियाणा का भी एक की लड़की है अंतिम जो कुश्ती में जाएगी, उसके परिजनों को बड़ी दिक्कत सी आई है वीजा वगैरह की, वो दरअसल उस मामले पे आप प्रकाश डालिए, क्या मामला है? जी, देखो, वो भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय ओलंपिक संघ को नाम सजेस्ट किए थे क्योंकि 6 पहलवान जाने लग रहे हैं और जी। एक पहलवान का मैं मानूं कि 3 से 4 का स्टाफ हुआ है और जी। ऊपरा तली मैच हुआ है। 50 किलो का हो गया, 53 का हो गया, 57 का हो गया। तो कम से हुँ। कम ये मानो कि 3 सेट होने चाहिए। 4-4 के स्टाफ के 3 सेट। जी। लेकिन अजीब 2 ही सेट हैं। 4-4 के 2 सेट ही हैं। तो वो 3 के करीब लगा लो उनको टोटल। अमन जी। के जैसे पर्सनल कोच हैं, अंशु के पर्सनल कोच हैं, जी, अंतिम जी। के हैं, विनेश के हैं, तो 2 लड़कियां हैं, ऋतिका और निशा, उनका शायद कॉमन जो फेडरेशन का कोच है वो है। ओके। तो पीटी उषा ने उस चीज को समझा क्योंकि वो एक एथलीट रही हैं और जी, वो जी। डिप्टी शेफ मिशन भी थे वहां पे। शिवा केशवन जी 6 बार के विंटर ओलंपियन है वो। तो जी। उन्होंने उसको प्रायोरिटी पे लिया और एक पत्र जारी किया कि बिल्कुल आप की जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है और हुँ, हुँ। तुरंत उस पे संज्ञान लिया गया। हुँ, लेकिन हुँ। उस लेटर को आईओए के स्टाफ द्वारा आईओए के स्टाफ द्वारा एम्बेसी को भेजना था कि ताकि अच्छा। वो जब एम्बेसी एम्बेसी बायोमेट्रिक के लिए जाए तो वो पर 2 बार गए। वो एक बार 11 जुलाई को गए और एक बार कल गए। 2 दिन पूरा दिन वो स्टाफ रहा तो वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी जिसकी वजह से 4 का स्टाफ था। 2 दिन उन्होंने दिल्ली में बिताए, हिसार से आए थे वो। तो उससे प्लेयर की प्रैक्टिस प्रभावित होती है कि वो क्योंकि पूरा ही स्टाफ वहां बायोमेट्रिक के लिए चला गया। चला खैर गया, अभी सही बात। हमें उम्मीद है कि पीटी उषा जी के होते हुए शायद ही किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत आएगी क्योंकि वो खुद एथलीट है और वो इस पे पूरी कोशिश कर रही हैं कि शायद 1-2 दिन में उनकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा। अच्छा। तो दूसरा पंगाल साहब, हम जानना चाहते हैं, जैसे 140 की लिस्ट है हमारे पास जो ऑफ़िशियल दूसरे प्लेयर से अलग जा रहे हैं। तो ये जो इतनी लंबी-चौड़ी लिस्ट होती है, इसमें कौन-कौन लोग होते हैं और कैसे क्या क्राइटेरिया होता है आईओए की तरफ से इस पूरे
जो लिस्ट का? देखिए, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, मतलब सभी गेम ऐसे हैं जो फिजिकली भी हैं, टेक्निकली भी हम्म। हैं, मेंटली भी हैं। तो इसमें जी मैं मानता हूँ एक प्लेयर के साथ 3-3 स्टाफ, टेबल टेनिस भी है। तो जिस भी गेम को आप देखेंगे तो वो सारा ही फिजिकली स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ गेम है। तो जी। और मैच एक दिन में भी पहलवान के तो 3-3 आ जाए हैं, और बैडमिंटन हम्म। में भी एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाए है। बॉक्सिंग में 2 दिन छोड़ के फिर मैच आ जाए है। तो स्टाफ तो लग जाता है इतना, मैं ये मानता हूँ ये कम है। जो अच्छा। ऑफिशियल स्टाफ की बात की जाए कम है। लेकिन अगर कम। कोई बिना कोचिंग स्टाफ के अगर जाने लग रहा है, तो वो जी। फिर खेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि वो उसकी वहाँ पे ज़रूरत है नहीं है, वो क्या हेल्प करेगा वहाँ पे खिलाड़ियों की, मतलब जो भी स्टाफ जाए वो केवल और केवल खिलाड़ियों की हेल्प के लिए हो, ना कि इसलिए हो कि सीधा फ्लाइट से उतरे और होटल गए और रात को सिर्फ ये देखने निकले कि एफिल टावर खड़ा है या नहीं खड़ा है, फिर आकर सो गए। अच्छा। तो इस हम्म। तरह का स्टाफ नहीं होना चाहिए, और जो एक दर्शक के तौर पे भी हमारे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करे, जाए स्टेडियम में जाए, क्लैपिंग करे, और वहाँ पे जो भारतीय हैं उनको बुलाए, उनको इनवाइट करें, उनको टाइमिंग के मोटिवेशन दे, बारे में खिलाड़ियों को मोटिवेशन दें। मोटिवेट करे। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो लिस्ट है उसमें मैंने देखा कि जो शूटिंग के जो लिस्ट है उस वो बड़ी लंबी चौड़ी है। तो जैसे हरियाणा से भी बड़ा नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे भी फेम है मनु भाकर। इसके अलावा और भी बच्चों को प्रेरणा मिली है शूटिंग में बड़ी तेजी से। मैं मानता हूँ कि बड़ा उभरता हुआ हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खेल है। तो जो शूटिंग की है उससे आप भी शूटिंग से बड़ी नजदीक से जुड़े हुए हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शूटिंग में भारत की उम्मीदें कितनी हैं? क्योंकि शूटिंग में गगन नारंग जी भी जा रहे हैं जो कि खेल में बड़े जिनका नाम रहा है वो, और वैसे भी अब लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो कितनी उम्मीदें हम मान के चल सकते हैं शूटिंग से? जी, देखो 21 लोगों का दल है, और जी। उसमें हरियाणा के हमारे 6 हैं। जी। सरबजोत जी। है, अनीस बनवाड़ा है, फिर हमारी रमिता जिंदल है, कुरुक्षेत्रा से रिदम सांगवान है, मन्नू भाकर है। तो जी। हमारे 6 बच्चे हैं, तो ये हरियाणवी प्लेयर अच्छा करेंगे, पूरी उम्मीद है, और अच्छा अभी कर भी रहे हैं, क्योंकि इनका स्कोर तो कंप्यूटराइज होता है, तो हर प्लेयर को और हर फेडरेशन को ये पता होता है कि हमारे अभी एथलीट कहाँ पे खड़े हैं। और उनका पेरिस से थोड़ा सा दूर इवेंट है, वहां पे पहले भी वो खेल चुके हैं, और अभी भी जी। वो वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके पास ही कहीं। और जल्द ही वो 19 तारीख को शायद वो पहुंच जाएंगे उस जो शूटिंग का विलेज है उसमें। तो सभी से बड़ी उम्मीदें हमें। अच्छा, पंगाल साहब आप ये बताइए कि जो जब प्लेयर को कितने समय पहले उस एटमॉस्फेयर में सरकार को ढाल देना चाहिए जहाँ पे गेम हो रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब पेरिस में, फ्रांस में है, तो वहाँ का जो वेदर है और हिंदुस्तान का जो वेदर है उसमें काफी फर्क है। तो आपके हिसाब से कितने समय पहले प्लेयर को वहाँ एडजस्ट कर देना चाहिए? देखिए पवन जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और इस पूरी पृथ्वी पर जिस देश में भी जो मौसम है इस जी। महीने में, वो हाँ हाँ। भारत में भी है। जी। यूरोप में जो मौसम है वो हिमाचल में है, जी। और अगर किसी थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह कंट्री में गेम हो तो वो हमारा वो केरल, गोवा में है। जी, ठीक बात है तो अगर हम भारत में हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे अब भी हैं 117 के दल में, जिन्होंने कहा कि हम भारत में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग हम्म। का खर्चा आता है वो भारी भरकम आता है, क्योंकि ओलंपिक जी। विलेज में तो आपको इवेंट से 4-5 दिन पहले ही एंट्री मिलेगी। तो इस ये अच्छा है उन खिलाड़ियों की भी मैं प्रशंसा करता हूं जो भारत में रह के ही अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि जी। उनको पता है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है, और यहीं पे परिवार है, यहीं पे उनका बेसिक कोच है, और मेंटली वो यहाँ पे स्ट्रोंग हैं। बाहर जाएंगे तो उनको थोड़ी फूड की प्रॉब्लम आ सकती है, और और भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, और मेंटली वो
इतने दिनों से जिस चीज से जुड़े हुए हैं, तो उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांस है, ऐसा देखा गया है। तो जी। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे 26 तारीख से इवेंट स्टार्ट है और 11 तक चलेंगे, तो स्वाभाविक है हरियाणा के प्लेयर भी सबसे ज़्यादा है और इवेंट में भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। तो जो कुश्ती और बॉक्सिंग मुख्य तौर से हरियाणा के जो लोग हैं, वो उन्हीं को देखना पसंद करेंगे। तो अगर आप शेड्यूल अगर आप दर्शकों तक बता सकें कि कब बॉक्सिंग, कब कुश्ती के मुकाबले स्टार्ट होंगे, फाइनल, सेमीफाइनल या उससे पहले के प्री क्वार्टर फाइनल के जो मैच होने हैं, वो कब से स्टार्ट है? देखिए पवन जी, वैसे तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती इसलिए है कि सबको पता लग जाए। जी। 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी है, जी। नदी के किनारे है और नदी में बोट में हमारे एथलीट आएंगे, बड़ा भव्य समारोह होगा। तो उसी दिन से ही देखना शुरू कर देना चाहिए ओलंपिक। जी। और अपने घर में 4-5 साल 6 साल का कोई बच्चा हो तो उसको जरूर दिखाएं। और जी। गूगल बाबा है, एक बार अगर आप गूगल पे देखने लग जाओगे तो आपको गूगल बताना शुरू कर देगा कि 27 तारीख के ये प्रतियोगिताएं हैं, 28 की ये हैं, 29 की ये हैं। और एआई भी काम करता है, तो मोबाइल भी अपने आप स्मार्टफोन आपको डेली शुरू कर देगा कि हाँ जी। आज के ये हैं। और अखबार में भी सुबह सुबह आएगी कि भारत हुँ। के ये खिलाड़ी आदि 3 बजे ये खेलेंगे। तो जी। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हर इवेंट को देखो और हर खिलाड़ी को देखो, क्योंकि किसी दूसरे देश का भी कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो वो भी हमें खुशी देगा। क्योंकि खेलों की उत्पत्ति इसलिए हुई थी पवन जी कि इंसान को खुशी दे सके। ये जी। मेडल पहनने के लिए नहीं हुई। मेडल तो एक सिंबॉलिक चीज है कि ये फर्स्ट आया है इसको मेडल दे दिया। मेडल दे लेकिन दिया। असली मकसद ये था कि जब 2 टीमें खेलेंगी या 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो उनके खेल कला व कौशल से आपको खुशी मिलेगी। आप रोज दौड़ भाग ये जो कर रहे हो, ये जो जिंदगी में जो तनाव है, वो तनावों को दूर करने के लिए खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए चूकना नहीं चाहिए किसी को भी। ओलंपिक जैसे खेल लेवल को तो बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी मिस न करें। सभी अपने खिलाड़ियों को हौसला अफ़ज़ाई करें। जी। तो ये हमारे साथ राजनयन जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि ओलंपिक के जो गेम्स हैं, इनको ज़रूर देखना चाहिए, ख़ासकर के बच्चों को जिससे वो प्रेरणा ले सके। राजनयन जी, अभी ओलंपिक स्टार्ट होने में अभी वक़्त है और 11 तारीख तक हम उम्मीद करेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते रहेंगे और नई-नई जानकारियाँ इसी तरह से देते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से निवेदन है, वो आज समाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल देखते रहें। धन्यवाद।